कैसे आप सब, कैसी चल रही है आपकी दिसंबर 24 की तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी। पेपर में आपसे 1 मंथ बाकी है, तो अपनी प्रिपरेशन को जरा स्पीड अप कर लीजिए। और हमारा जो अग्नि परीक्षा का बैच क्रैश कोर्स है हमारे लिए, जो कि 18 दिसंबर को कंप्लीट होना था, आई हैव डिसाइडेड टू एक्सपैंड इट अ लिटिल मोर, क्योंकि आने वाली वीडियोस के अंदर मैं एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करने वाली हूँ, ताकि आपके एग्जाम के लिए इतनी वीडियोस ही काफी रहे, आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए, आपको कुछ और कहीं और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आज हम सीपीएल के थर्ड टॉपिक के ऊपर हैं, जो कि फेडरलिज्म इन यूएस, कनाडा और इंडिया से डील करता है। तो देर ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म मीन्स when the power is divided between center and state। किसी भी कंट्री के अंदर उसकी गवर्नमेंट की पावर्स जब सेंटर के अंदर और स्टेट के अंदर डिवाइड कर दी जाती है, अलग अलग दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज को सेग्रीगेट करा जाता है, उसको हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। Federalism is a system of governance in which power is divided and shared between a central government and various regional governments. Power is divided and shared between a central government and various regional governments. अब regional governments आपकी सिर्फ state government नहीं होती, वो province भी हो सकते हैं और territories भी हो सकती हैं। Each level of governance has its own constitutionally defined powers. ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, एक्सपेक्टेड है ये क्वेश्चन। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन पावर्स का रहना होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी क्यों है? बिकॉज देयर आर टू पार्ट्स, देयर आर टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एंड व्हेन देयर आर टू लेवल्स, कॉन्फ्लिक्ट इज बाउंड टू अराइज। उस कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत जरूरी है। So constitution will be the one which will be defining the way, the pattern in which a conflict has to be resolved. The idea between federalism is to balance the needs for unity and national governance with local or regional autonomy. अगर ये कंट्री है और इस कंट्री के अंदर ये सारी स्टेट्स हैं, तो इन सब स्टेट्स का कोऑर्डिनेशन ही लीड करेगा कंट्री की गुड गवर्नेंस को। इस लाइन का मतलब ये है। फेडरलिज्म कैन प्रमोट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अलाउ फॉर डाइवर्सिटी इन गवर्नेंस एंड हेल्प मैनेज लार्ज और ज्योग्राफिकली डाइवर्स कंट्रीज। बहुत बड़े बड़े एरियाज जैसे यूएस, रशिया, इन लोगों को फेडरलिज्म की इंपॉर्टेंस समझ आती है, बिकॉज इतने वाइड एरिया के अंदर जब आपकी कंट्री इतने सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो वहां पे सेंटर का और स्टेट का एक कोऑपरेटिव तरीके से काम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हम लोग मोड्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ते हैं। ये की फीचर्स है फेडरलिज्म के, हम लोग ऑलरेडी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जब कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से रिजॉल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट को, वही चीज हम लोग फॉलो करेंगे। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम लोग मॉडल्स ऑफ फेडरलिज्म के ऊपर। बहुत सारे मॉडल्स नहीं रखे हैं वैसे तो आपके फेडरलिज्म के, बट आई हैव नैरोड इट डाउन टू 5 मेन मॉडल्स ऑफ फेडरलिज्म, जो आपके लिए PYQs को देखते हुए और एनटीए के पैटर्न को देखते हुए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है हमारा डुअल मॉडल। डुअल मॉडल मतलब जो आपकी पावर्स है वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड है, अलग अलग पावर्स दे रखी है। कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर की पावर्स अलग दे रखी है और स्टेट की पावर्स अलग दे रखी है। Dual federalism, a system where power is divided clearly between the federal and state government. Federal का मतलब central government, ये वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेगा। With each having distinct responsibilities. Characteristics क्या है इसकी? Separation of power between federal government and states, little cooperation between the levels of government. अब ये cooperation का होना जरूरी है, why? For the nation's peace. Each level acts independently within its sphere of authority. अपने sphere of authority के अंदर, sphere of authority हमारा constitution decide करेगा।
उसके बाद आती है आपकी कॉपरेटिव फेडरलिज्म। कॉपरेटिव फेडरलिज्म वो फेडरलिज्म है जो आपको मेनली मेजरली कंट्रीज के अंदर देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर भी आपको यही देखने को मिलेगा, यूएस में भी, कनाडा में भी। ऑल्दो इन तीनों कंट्रीज की अपनी खुद की जर्नी है। हमें देखना है कि स्टार्टिंग में फेडरलिज्म किस तरीके का था एंड व्हाट इन डेवलप्ड इनटू। कॉपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर नेशन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक साथ काम करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। Model in which the federal and state governments work together to solve problem and achieve national goals. National goals, individual नहीं, national goals. Key characteristic, overlapping responsibilities ज्यादातर हो जाती है, increased interaction and collaboration between federal and state government, joint programs. आपको इनके अंदर कोई भी अगर कंफ्यूजन हो किसी भी तरीके का तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे दें उनको, आई विल सॉल्व देम। अब आती है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म उसका नेम ही सजेस्ट करता है हमें कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म यानी कि सेंटर और स्टेट आपस में compete कर रहे हैं। जनरली स्टेट गवर्नमेंट compete कर रही होती है सेंट्रल के साथ टू गेट मोर पावर्स इन कंपैरिजन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। States or regions compete with one another for resources, business and residencies, often through policy, innovation, tax incentives or deregulation. Key characteristic, regional competition for economic development. States often compete to attract business or residents. उसके बाद आता है आपका फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म आपका बात करता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट से। A system focused on the financial relationship between central एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल का रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन किस चीज से डील करता है? मेजरली टैक्स से डील करता है। Key characteristics, focus on allocation of financial resources. The federal government provides fund for state program with conditions. States are dependent on federal funding for local projects. लास्ट हमारा यूनिटरी फेडरलिज्म आता है। यूनिटरी फेडरलिज्म जैसे कि आपका नेम सजेस्ट करता है कि सिर्फ सेंटर के पास सारी की सारी पावर होती है। A federal system where most of the power is concentrated in central government, with regions having limited autonomy. Central government holds most power. Regional governments have limited autonomy, often acting as administrative arms of the central government. Centralized decision making. This point is centralized decision making. I hope आप ये सारे tables के screenshot साथ साथ लेते चल रहे हैं because this is your complete syllabus in compact form. इससे ज्यादा एरिया कवर करता हुआ और इससे ज्यादा शॉर्ट तरीके से आपको कहीं पे भी ये टॉपिक्स नहीं मिलेंगे पढ़ने को। अब हम लोग आ जाते हैं फेडरलिज्म इन यूएस के अंदर। हम यहाँ पे यूएस की, अमेरिका की जर्नी देखने वाले हैं कि फेडरलिज्म कहाँ पे कैसे शुरू हुआ, किस फॉर्म में था वो फेडरलिज्म और आज टुडे एट 2024 ये किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले आता है आपका फाउंडिंग एरा, दैट इज 1787 टू 1800s। यहाँ पे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्रिएट हुआ फेडरल सिस्टम से और गवर्नमेंट से। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन फेडरल एंड स्टेट्स। अब फेडरल और स्टेट्स के बीच में जब पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो यानी कि डुअल फेडरलिज्म की बात हो रही है यहाँ पे। एस्टैब्लिश डुअल फेडरलिज्म विद क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स। डुअल फेडरलिज्म एस्टैब्लिश हुआ यूएस के अंदर जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ था। 19th सेंचुरी की बात करते हैं फिर ये लोग। फेडरल गवर्नमेंट गेट अथॉरिटी इन एरिया सच एज इंटरस्टेट कॉमर्स एंड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किन चीजों के ऊपर पावर उठा लिया? कॉमर्स के ऊपर जो आपका ट्रेड है और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। स्टेट्स रिटेन्ड अथॉरिटी ओवर मोस्ट डोमेस्टिक इश्यूज। जो डोमेस्टिक इश्यूज थे उनकी पावर गई स्टेट के पास। नेक्स्ट, सिविल वॉर एंड रिकंस्ट्रक्शन। सिविल वॉर हुई आपकी 1861 से लेके 1865 तक। यहाँ पे क्या चीज हुई? फेडरलिज्म ओवर स्लेवरी एंड सेसेशन। रिकंस्ट्रक्शन sought to rebuild the nation and ensure civil rights. यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, the most important thing that you have to remember in civil war is civil rights की बात हुई यहाँ पे।
Strengthen the federal government's role in protecting civil rights and enforcing law. बहुत important part है. The questions which will be formed majorly from this aspect. Comparative public law आपका theoretical subject है. वहाँ पे facts learn करने के लिए आपके पास chances ज़्यादा नहीं है, but इन statements को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because एनटीए का पैटर्न 2023 और 2024 के अंदर इस तरीके का हो चुका है. The question that are asked from you is two statements are given and the options are statement 1 is correct, statement 2 is correct, both are correct, both are incorrect, A is reason of B. इस तरीके की स्टेटमेंट्स और इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए इन स्टेटमेंट्स का पता होना बहुत जरूरी है. पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन इन अर्ली 20th सेंचुरी, अब यहाँ पे डुअल फेडरलिज्म कंटिन्यू हो रहा है. उसके बाद आपका न्यू डील एंड कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, जहां पे ग्रेट डिप्रेशन आया और डिप्रेशन आने के बाद हमने ये देखा कि फेडरलिज्म शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म. जब डिप्रेशन आया तो सेंटर और स्टेट एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिए. नेक्स्ट सिविल राइट्स मूवमेंट आई. उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट इंटरवीन टू एनफोर्स सिविल राइट्स प्रोटेक्शन इन स्टेट्स. ऑब्वियसली बात है ये इंक्रीज फेडरल पावर इन एनफोर्सिंग सिविल राइट्स. उसके बाद न्यू फेडरलिज्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, emphasis on returning power to states, particularly under the President Ronald Reagan. This is not important. The first part that is important is emphasis on returning power to states. जो हमारा cooperative federalism था वहां पे हम लोगों को states को power देनी है. Shift towards new federalism, emphasizing states right, states के individual rights के ऊपर focus होना शुरू हो गया. Modern federalism जो कि आज की बात करता है, यहाँ पे डिबेट्स होती रहती है स्टेट राइट को लेके सेंटर और स्टेट के बीच में. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर अंडर यूएस फेडरलिज्म इज कि स्टार्टिंग के अंदर ये एक कोऑपरेटिव फेडरल स्टार्टिंग के अंदर ये एक डुअल फेडरलिज्म था और एंड की तरफ ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हुआ जब ग्रेट डिप्रेशन आया उसके बाद. चलिए कनाडा के फेडरलिज्म की बात करते हैं. अब कनाडा के फेडरलिज्म में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझ आएगी जब आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसको देखेंगे. शुरुआत के अंदर कॉन्फेडरेशन हुआ 1867 के अंदर, द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1867. जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बताए जा रहे हैं प्लीज उनके ईयर हायरार्की के अंदर नोट डाउन करते जाए. Canada adopted a federal structure with a strong federal government and province having authority over matters not assigned to the federal government. यानी कि कंट्रोल ज्यादातर फेडरल गवर्नमेंट का और प्रोविंसेस के ऊपर सिर्फ उतनी अथॉरिटी थी, उतनी पावर थी जितना पार्ट हमारे फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं था. अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर द फेडरल गवर्नमेंट ग्रेजुअली asserted more authority, ज्यादा अथॉरिटी आने लगी, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ ट्रेड, इमिग्रेशन एंड इकोनॉमिक रेगुलेशन. प्रोविंसेस held significant autonomy over local matters. यहाँ पे भी सेम बात हुई, मतलब यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर आ गया. डुअल फेडरलिज्म की बात हुई. Dual federalism was dominant with provinces largely handling domestic affairs and federal government taking a central role in trade, defense and foreign policy. Next, अब हमारा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या सिनेरियो था? द राइज इन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेड टू इंक्रीजिंग फेडरल इन्वॉल्वमेंट इन इकोनॉमिक मैटर्स. The federal government played a larger role in areas like transportation and regulation. Growing federal influence in areas like transportation, social policy, while provincial autonomy remained in areas like health and education. जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का सिनेरियो हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पार्ट लिया फॉरेन अफेयर्स को लेके, ट्रेड को लेके, वहीं पे स्टेट गवर्नमेंट ने अपना पार्ट लिया डोमेस्टिक एरिया को लेके, यानी कि एजुकेशन और हेल्थ स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस था. फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फेडरल गवर्नमेंट एक्सपैंडेड इट्स रोल इन सोशल पॉलिसी इंक्लूडिंग हेल्थ केयर एंड सोशल सिक्योरिटी, इंक्रीज्ड कोऑपरेशन बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट. यहाँ पे आपका की शिफ्ट आता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद. फेडरल गवर्नमेंट ने एक्सपैंड कर दिया अपना रोल सोशल पॉलिटी यानी कि डोमेस्टिक अफेयर्स एंड नेशनल अफेयर्स. वर्ल्ड वॉर 1 के बाद
जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो फोकस थी फॉरेन अफेयर्स को लेके, ज्यादातर ट्रेड को लेके। वहीं पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो ज्यादा फोकस्ड हो गए डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, नेशन को लेके, और एक कॉपरेशन हुआ मतलब शिफ्ट आ गया टुवर्ड्स कॉपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर। फिर क्वाइट रेवोल्यूशन हुआ क्यूबेक के लिए, बिकॉज क्यूबेक को कुछ पावर्स चाहिए थी, उसको ऑटोनॉमी चाहिए थी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहीं पर उनका एक प्रोविंशियल एक्टिविज्म स्टार्ट हुआ, एक रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ जिसको हम लोग कहते हैं क्वाइट रेवोल्यूशन। फेडरल गवर्नमेंट्स डोमिनेंस बिगेन टू बी क्वेश्चन स्पेशली बाय क्यूबेक एंड डिमांड्स ऑफ मोर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। क्यूबेक ने ज्यादा ऑटोनॉमी डिमांड करना शुरू कर दिया। ये 1960s का जो एरा है, यहीं पर हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म भी देखने को मिला है। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म वो फेडरलिज्म होता है जहां पे सम स्टेट्स और प्रोविंसेस डिमांड मोर पावर इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स एंड प्रोविंसेस, जिसका एग्जाम्पल क्यूबेक है। क्यूबेक के पास कुछ स्पेशल ऐसी पावर्स हैं जो बाकी प्रोविंसेस के पास नहीं है। तो हम लोग जब कनाडा के फेडरलिज्म की बात करते हैं इन प्रैक्टिकल सेंस, वहां पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है आपका पेट्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आया। The Constitution Act 1982, including the Canadian Charter of Rights and Freedom, was adopted. यहाँ पे Constitution Act 1982 adopt हुआ। और 1990s and the rise of Quebec nationalism. Quebec's push for independence continued in 1990s with 2 major referendums on sovereignty. इसका लास्ट पार्ट जो आज के फेडरलिज्म से डील करता है कि टेंशन बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस रिमेन ओवर द इश्यूज लाइक रिसोर्स मैनेजमेंट, एनवायरमेंट पॉलिसी एंड हेल्थ केयर। ये एक ऑनगोइंग डिबेट है जो कि खत्म हो नहीं सकती है। किसी भी कंट्री के अंदर सेंटर और स्टेट को लेके, चाहे वो डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, इश्यूज रहते ही रहते हैं। बट आई होप आपको यूएस और कनाडा दोनों का फेडरलिज्म समझ आया, हाउ देयर वाज इनिशियली डुअल फेडरलिज्म एंड हाउ इट शिफ्टेड टुवर्ड्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आई होप दिस मच इज क्लियर। इस पार्ट 1 के अंदर हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इंडिया को कवर करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।